हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय का वस्त्र विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट कक्षा को आगे बढ़ा रही हूँ। हम लोग ने कताई, अब हम लोग वस्त्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। रेशों के बारे में सब कुछ जानने के बाद, प्राकृतिक, कृत्रिम और मानवकृत रेशों को जानने के बाद अब हम वस्त्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी पहली इकाई रेशा होता है। रेशे से धागों का निर्माण होता है और फिर धागों से वस्त्रों का। तो धागे का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है? यार्न कंस्ट्रक्शन या सूत निर्माण जो है वो कताई द्वारा, स्पिनिंग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग से कैसे रेशों से धागा बनाया जाता है, इस बारे में हम ये टॉपिक शुरू कर चुके हैं। और हमने ये जाना कि रेशों को आपस में, हमने जब पहले कॉटन पढ़ा था, सिल्क पढ़ा था, ऊन पढ़ा था, तब हमने ये चीज़ जान ली थी कि रेशों को हम समानांतर रखते हैं। रेशों को साफ करने के बाद एक दूसरे के समानांतर किया जाता है और एक दूसरे के समानांतर करने के बाद उन्हें थोड़ा सा खिंचाव दिया जाता है और उसके बाद उनकी बटाई करके धागा निर्माण किया जाता है। लेकिन अब हम इसको पुनः स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं और हमने जाना था कि इसको हम पहले सभी कार्य जो हैं मैनुअली या हाथ द्वारा किए जाते थे। आजकल सूत निर्माण या यार्न कंस्ट्रक्शन मशीन के माध्यम से होता है, लेकिन ट्रेडिशनली यह हाथ से होता था। मानव ने चटाई, टोकरी, रस्सी आदि को बटकर बनाना सीखा और उसके बाद सूत निर्माण करना सीखा। और सबसे पहला जो यंत्र था सूत निर्माण का, वह था तकली। उसको हमने, सबसे पहला सूत निर्माण का यंत्र था तकली, या जिसको स्पिंडल कहते हैं। उसको हमने जाना कि किस तरह से उसमें एक डिस्क लगी होती है और उसमें किस तरह से खिंच के सूत निर्माण किया जाता है। हमने अब फिलामेंट रेशे और स्टेपल रेशे, ये क्या होते हैं? छोटे रेशों को स्टेपल रेशा कहा जाता है और लंबे रेशों को फिलामेंट रेशा कहा जाता है। ये हमने जाना। अब देखते हैं कि सूत निर्माण की कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब हमें रेशा प्राप्त होता है, मान लीजिए हमें कपास प्राप्त हुआ, हमने कपास का जो आपने पूरे स्टेप्स देखे कि कैसे वो उगता है, फिर उनको कैसे एकत्रित की करके कैसे गिनिंग होती है, वो सारी करने के बाद जब वे हमें प्राप्त होते हैं तो वो छोटे छोटे उलझे हुए और अव्यवस्थित रूप में होते हैं। लेकिन वस्त्र निर्माण के लिए हम चाहते हैं कि ये व्यवस्थित हों और एक दूसरे के समानांतर हों। तो इसके लिए इसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उससे इनको गुजारा जाता है। प्राकृतिक रेशे के जो धागे हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो हैं ये प्राकृतिक रेशों के लिए है, क्योंकि हमने जान लिया है कि जो रासायनिक या मानवकृत रेशे हैं उनकी तो लंबाई, मोटाई, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिनिंग हम मशीन से करते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशे किसी भी रूप में मिलते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें पहली प्रक्रिया है धुनाई या कार्डिंग। इसमें रेशों को
अगर हमने कॉटन का एग्जांपल लेते हैं तो अलग अलग खेतों के अलग अलग पेड़ों से कॉटन थोड़ी अलग अलग प्रकार की मिलती है, तो उनको मिक्स किया जाता है। और जब वो खेत में रहती हैं तो उनमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। उनमें सूखे पत्तियाँ फंस जाती हैं, सूखी टहनियाँ फंस जाती हैं, और जब कॉटन के कॉर्ड्स खुल जाते हैं और उनमें से रेशा निकलने लगता है तो उसमें उस अवस्था में धूल भी लग जाती है। तो इस तरीके की जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको धुनाई की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इसमें रेशों को सीधा और समानांतर भी किया जाता है, और जितने भी उसमें पत्ते, बीज, घास आदि होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। एक और बात यहाँ की जाती है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसी अवस्था में जब हम धुनाई कर रहे होते हैं उसी अवस्था में धागों को मिश्रित किया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टेरी कॉट आपने सुना होगा, कॉट्स वूल आपने सुना होगा। तो ये जो सारे वस्त्र हैं इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कॉट्स वूल, यानी कि उसके अंदर कॉटन भी है और ऊन भी है। इसी तरह टेरी कॉट, टेरी वूल भी आप आजकल बहुत मिलता है। टेरी कॉट में कॉटन के साथ में टेरिलीन नामक रासायनिक रेशा मिला दिया गया है, और इसका कारण बहुत सिंपल है, हमें दोनों रेशों के बेस्ट क्वालिटी चाहिए होती है। तो हम दोनों तरह के रेशों को मिला करके और फिर उनसे धागों का और धागों से वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो ये जो रेशों को मिक्स करना है हमें, दो प्रकार के रेशे, दो प्रकार के प्राकृतिक रेशों को भी कर सकते हैं, एक प्राकृतिक हो और एक सिंथेटिक हो, उसको भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भी हम पहली स्टेज पर ही कर देंगे, धुनाई वाली स्टेज पर, जिसमें अच्छी तरह से रेशे मिक्स हो जाते हैं। इस स्टेज के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें रेशे सीधे और समानांतर हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, उनकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, और फिर वो एक पतली चद्दर के रूप में तैयार हो जाते हैं, जिसका व्यास करीब 3 इंच, इसे एक पतली चद्दर के रूप में तैयार हो जाते हैं, जिसको 3 इंच व्यास के एक राउंड फनल जैसे कीप होती है, हम जब तेल भर रहे होते हैं तो एक कीप सी होती है, उस तरह के फनल से इस चद्दर को, देखिए चद्दर में क्या हुआ, यानी कि वो समानांतर हो गए, समानांतर होकर के निकलेंगे, जिससे हमको पुन्नियाँ प्राप्त होती हैं, है ना, पोनिया स्लीवर बन जाती है, वो हमें चाहिए होती है। तो वो हम एक राउंड फनल में से उसको निकालते हैं, जिससे हमें पोनिया प्राप्त होती हैं। और अब यहाँ पे धुनाई के बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र चाहिए। यदि हमें साधारण वस्त्र बनाने हैं तो उनको सीधा धुनाई के बाद ही हम ड्राइंग आउट वाली प्रक्रिया पे ले जाते हैं। लेकिन हमें बहुत ही फाइन क्वालिटी का वस्त्र बनाना है तो धुनाई के बाद कंघी करना या कोम्बिंग की प्रक्रिया और की जाती है। जो बहुत फाइन क्वालिटी के वस्त्र हमें चाहिए उनमें सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है कोम्बिंग या कंघी करना। कोम्बिंग, ये इससे बहुत ही हाई क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं, और इसमें हम छोटे आकार के जो रेशे होते हैं उन्हें यूज़ नहीं करते, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और लंबे रेशे लिए जाते हैं, वो सीधे और समानांतर हो जाते हैं। लंबे रेशों को बिल्कुल सीधा और समानांतर कर दिया जाता है, और उनकी जो रचना है वो भी सघन हो जाती है, रेशे आपस में सट जाते हैं, ज़्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं। हल्की सी बटाई करके स्लीवर बना ली जाती है, और ये स्लीवर अभी अनियमित आकार की होती है, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली होती है।
लेकिन इसके बाद स्लीवर यानी कि हमने करी पहले धुनाई, कार्डिंग की प्रक्रिया की, उसके बाद सीधा कार्डिंग के बाद भी ड्राइंग आउट कर सकते थे, लेकिन यदि हमें बहुत ही फाइन क्वालिटी का फैब्रिक चाहिए तो हम कार्डिंग के बाद एक प्रक्रिया और कोम्बिंग की करते हैं, जिसमें वे और भी समानांतर और भी सघन और भी व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया पे, जिसको बोलते हैं ड्राइंग आउट या खींचना। मैंने आपको पहले भी जब कॉटन में पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं दोबारा वही एग्जाम्पल दोहराना चाहूँगी। अभी दिवाली के समय हम सब लोग अपने घर में दिए जलाते हैं और दिए जलाने के लिए हम बत्तियां बनाते हैं। अब अगर हम मोटे रूप में देखें तो जो हम बत्तियां बनाते हैं एक तरह से वही प्रक्रिया होती है धागे बनाने की। हम क्या करते हैं, एक रुई लेते हैं, रुई का गुच्छा सा होता है, उसमें से एक थोड़ा सा तोड़ के लंबा सा तोड़ते हैं हम रुई, और उसको अपने हथेलियों के माध्यम से क्या करते हैं, दोनों हथेली के बीच में बटते हैं और बट के एक बत्ती बन जाती है। उसमें हल्का सा ट्विस्ट भी दिया हुआ होता है। आप उसी चीज़ को विजुलाइज करिए, वो एक छोटी सी बत्ती की बात हो रही है और यहाँ हम बहुत बड़े थान और वस्त्र, पर्दे के कपड़े, चादरें, दुनिया भर के कपड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाह रही हूँ। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रुई का टुकड़ा तोड़ते हैं, फिर उसको थोड़ा सा खींचते हैं, ड्राइंग आउट समानांतर, जिससे वो धागे अंदर जो रुई के रेशे हैं वो समानांतर हो जाएं। तो अच्छा, अब खींचने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो छोटे रेशे हैं वे बड़े रेशों से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कंघी, जो जिन पोनियों को पहले कंघी कर दी गई थी, जिन पे कोम्बिंग की प्रक्रिया हो गई थी, उनको एक घुमावदार रुई पर चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे से छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं और जो लंबे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, और लंबे रेशों को ही हमें वस्त्र निर्माण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। खींच कर निकालने के पश्चात रेशे और भी समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कोम्बिंग के बाद जो पोनियाँ या स्लीवर तैयार होती है, वे कहीं से मोटी कहीं से पतली, वो बिल्कुल समानांतर नहीं होती हैं जब उन्हें एक फनल के थ्रू निकाला जाता है। लेकिन रोविंग की प्रक्रिया में उन पुन्नियों को थोड़ा खींचा जाता है। खींचने से छोटे रेशे और अलग होके निकल जाते हैं और सिर्फ लंबे समानांतर रेशे बचते हैं, और अब उनकी मोटाई या उनका वज़न भी एक समान हो जाता है। वो कहीं से मोटी या कहीं से पतली स्लीवर नहीं रह पाती है। ये हम देखिए, ये आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से दिखाती हूँ कि ये स्लीवर्स हैं। इन स्लीवर्स को से इस तरह से इनके रेशों को लिया जा रहा है। स्लीवर्स की जो पोनियाँ, स्लीवर क्या है, पोनियाँ हैं जिनको लपेट दिया गया है, उनके एक छोर को लिया जा रहा है और यहाँ उनको ड्राइंग आउट, थोड़ी सी खिंचाव दिया जा रहा है और इन रोलर्स के माध्यम से उनको निकाला जा रहा है। तो वो खिंचाव हो रहा है उनमें और रेशे एक दूसरे के समानांतर हो रहे हैं। और अब जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो प्राप्त होगा ये एक सही मोटाई का, समानांतर मोटाई का की स्लीवर प्राप्त होगी। तो ये होती है ड्राइंग आउट प्रक्रिया। तो ड्राइंग आउट प्रक्रिया से क्या क्या हुआ, पोनी को खींचकर उसकी मौलिक लंबाई से कम 6 से 7 गुना, उसकी जो मौलिक लंबाई है उससे 6 से 7 गुना लंबा कर दिया जाता है खींच करके, और अंतिम पोनी के रेशे अंत में पोनी के जो रेशे वो अत्यधिक समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है वो होती है रोविंग या घुमाव देना, और उसके बाद कताई। कताई के भी कई प्रकार हैं, यांत्रिक कताई होती है और रासायनिक होती है। यांत्रिक की भी परंपरागत विधियां अलग हैं, मॉडर्न विधियां अलग हैं। तो ये सब अब हम
आगे पढ़ेंगे कि आगे की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। थैंक यू।